हेलो फ्रेंड्स, साइंस कैंपस मंडावर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज पुरानी वीडियो को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले वाले वीडियो में शब्द शक्ति के बारे में अपने चर्चा की थी। किससे कहते हैं शब्द शक्ति, कहाँ ये काम आती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले शब्द होते हैं और इनसे निकलने वाला अर्थ कौन सा होता है। आज उसी शब्द शक्ति के भेदों के बारे में अपन पढ़ेंगे। शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं, कल आपको मैंने बताया इसके 3 भेद होते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं अपन, इधर देखते हैं शब्द शक्ति और शब्दार्थ, उससे निकलने वाला अर्थ शब्दार्थ। पहला शब्द होता है जिसे कहते हैं अपन वाचक शब्द, वाचक। इसका जो अर्थ निकालने वाली शब्द शक्ति होती है उसे कहते हैं अपन अभिधा। अभिधा अभिधा के द्वारा जो अर्थ निकाला जाता है उसे कहते हैं अपन, उसके अनेक नाम हैं। एक तो होता है उसका नाम अभिधेयार्थ, या उसको अपन कह सकते हैं मुख्यार्थ, या उसका नाम अपन वाच्यार्थ भी रख सकते हैं, या उसको अपन कह सकते हैं संकेतार्थ। दूसरी होती है जिसका नाम है, दूसरा शब्द होता है उसका नाम है लक्षक शब्द, लक्षक। इसकी शब्द शक्ति होती है उसे कहते हैं अपन लक्षणा। निकलने वाला अर्थ होता है, या तो कहते हैं उसको लक्ष्यार्थ, या उसको कहते हैं आरोपितार्थ। उस पर जो आरोपित अर्थ होता है उसको निकाला जाता है, आरोपितार्थ। तीसरी होती है जिसे कहते हैं अपन शब्द, जिसे कहते हैं अपन व्यंजक शब्द। इसका अर्थ निकालने वाली होती है व्यंजना, और निकलने वाला अर्थ होता है, या तो उसे कहते हैं अपन व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ, या कहते हैं उसको गम्यार्थ। तो ये 3 शब्द हैं, उनसे रिलेटिव 3 शब्द शक्तियां हैं और उनके द्वारा निकाले गए 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ अभिधेयार्थ जो मुख्य अर्थ के रूप में होता है, शब्दकोश के अंतर्गत आता है। एक होता है लक्ष्यार्थ जो लक्षण के अंतर्गत आता है, और एक होता है व्यंग्यार्थ जो श्रोता या पाठक अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ निकालता है। जैसा श्रोता होता है, पाठक होता है, जैसे उसकी स्थिति होती है उसके अनुसार अर्थ निकालता है, वो व्यंग्यार्थ होता है। अब यहाँ एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि पहली में क्या होता है, किस प्रकार पहचान करेंगे, दूसरी में क्या होता है, तीसरी में क्या होता है। तो यहाँ अपन इसकी पहचान के लिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा जिसका भी शब्द होता है वाचक और निकलने वाला अर्थ होता है मुख्यार्थ, संकेतार्थ, अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह शब्द शक्ति जो किसी शब्द के मुख्यार्थ का बोध कराती है। किसका? मुख्यार्थ का। या वह शब्द शक्ति जो किसी शब्द के संकेतार्थ का बोध कराती है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है अभिधा की? नंबर पहली है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, इसको देखते हैं अपन। ये इसी वर्ष 2020 के पेपर में ये शब्द शक्ति आई हुई है कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो वह शब्द शक्ति जो शब्द के मुख्यार्थ का बोध कराती है, या वह शब्द शक्ति जो वाचक शब्द के मुख्यार्थ का बोध कराती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी वाक्य है, जैसे में यथा, जैसे हमारे पास में ये आ गया है कि पेड़ हिल रहा है। हमारे पास आ गया सेकंड उदाहरण, जैसे हलवाई मिठाई बना रहा है। हमारे पास में आ गया है सेठ
मकान बना रहा है, ऐसे आ गया हमारे पास गजपालक, गजपालक गज को नहलाता, गज को नहलाता। ऐसे देखिए, परम रम्य आराम जो रामई सुख देत, परम रम्य आराम जो रामई सुख देत। ये यहाँ अपन देख रहे हैं पहले उदाहरण में पेड़ हिल रहा है, पेड़ अपने मुख्य भाव में व्यक्त हो रहा है। पेड़ का काम हिलना होता है, हवा चलती है पेड़ हिलता है, तो पेड़ अपने मुख्य भाव में, अगर ऐसा होता पेड़ हंस रहा है तो फिर यहाँ इसके अंतर्गत नहीं आती। कारण क्या है कि हंसने का कौन काम होता है मानव का, और पेड़ एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में आती है, तो यहाँ पे नहीं है। पेड़ हिल रहा है, पेड़ का काम हिलना होता है, तो ये अभिधा में आपको इसमें मुख्यार्थ व्यक्त हो रहा है। हलवाई मिठाई बना रहा है, हलवाई का काम होता है मिठाई बनाना, हलवाई अपने मुख्य काम में व्यक्त हो रहा है, यानी कि वाक्य में स्पष्ट भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ भी अभिधा शब्द शक्ति होगी। सेठ मकान बना रहा है, अब यहाँ थोड़ा सोचेंगे कि सेठ का काम होता है कि धन उधार देना, उधारी को वसूल करना, या दुकानदार है तो दुकानदारी करना। मकान बनाना कारीगर का काम होता है, सेठ का काम नहीं होता। यहाँ तो ये होना चाहिए सेठ मकान बनवा रहा है, ये होना चाहिए, मकान बना रहा है नहीं होना चाहिए, मकान बनवा रहा है होना चाहिए। तो सेठ मकान बना रहा है, इसमें मुख्य भाव व्यक्त नहीं हो रहा। जब मुख्य भाव व्यक्त नहीं हो रहा है तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। यहाँ पे यहाँ देखते हैं गज पालक गज को नहलाता। गज के अनेक अर्थ होते हैं। एक गज होती है नापने की, कपड़े के व्यापारी होते हैं जो कपड़ा नापते हैं तो एक लोहे की गज का इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, आपने देखी होगी सबने। एक गज होता है हाथी के लिए होता है। अब यहाँ गज पालक मानिए एक तो हाथी को पालने वाला और एक लोहे की छड़ को पालने वाला, तो यहाँ संकेतित अर्थ निकला। पालक जब आ गया है तो यहाँ क्या निकलेगा, इसका अर्थ हाथी निकल रहा है, मुख्य अर्थ निकल रहा है। गज का मतलब गज का मुख्य अर्थ हाथी होता है, तो मुख्य अर्थ निकल रहा है यहाँ पर इसका, तो यहाँ पे मुख्य अर्थ निकल रहा है, तो अभिधा शब्द शक्ति ही मानी जाएगी। ऐसे परम रम्य आराम जो रामई सुख देत। आराम का एक अर्थ आराम होता है, विश्राम करना, रेस्ट करना। एक आराम का अर्थ बाघ भी होता है, मुख्य अर्थ होते हैं ये। आराम का अर्थ बाघ भी होता है, आराम का अर्थ विश्राम भी होता है। परम रम्य आराम जो रामई सुख देत, अर्थात वही बाघ सुंदर होता है जो राम को सुख देता है। जब राम के संदर्भ में आया, रम्य मानी सुंदर, विश्राम सुंदर नहीं होता, बाघ सुंदर होता है, तो वही, तो यहाँ आराम किसके लिए आ गया, बाघ के लिए। तो यहाँ भी संकेतित अर्थ निकल रहा है, तो संकेतित अर्थ जहाँ भी निकलता है वह भी अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। फ्रेंड्स, इसमें हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस अभिधा शक्ति को अपन अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको अपन अग्रिमा भी कहते हैं, अग्रिमा भी कहते हैं। इसका नाम एक तो अग्रिमा है। अगर पूछे कि अग्रिमा किस शब्द शक्ति का नाम है, अभिधा का, एक तो इसका नाम अग्रिमा है, एक इसका नाम मुख्या भी होता है, मुख्या भी कहते हैं इसको, एक इसको अपन आध्या भी कहते हैं। अग्रिमा है, मुख्या है, आध्या है, ये इसके अंतर्गत आने वाले अनेक नाम होते हैं। अग्रिमा, मुख्या, आध्या, ये इसके अनेक नाम हैं अभिधा शब्द शक्ति के। हमको अलंकार संबंधी, क्योंकि काव्य में पाई जाती है, तो अलंकार संबंधी बातों में भी ध्यान करना पड़ेगा कि जहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि यमक अलंकार, यमक अलंकार और दूसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ भी पाए जाते हैं वहाँ अभिधा शब्द शक्ति हो सकती है। निश्चित नहीं है कि होती है, ये नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक संभव हो तो यमक अलंकार में कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब कनक के अनेक अर्थ होते हैं, कनक सोना, कनक धतूरा।
लेकिन यहाँ नीचे लाइन देखा कि या खाए पोहराए जग वा पाए बोराए, एक को खाने पर एक को पाने पर, और खाने और पाने का मतलब एक सोना एक धतूरा, संकेतित अर्थ निकल गया। तो यमक अलंकार में भी यही होती है। हमारे पास यह है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयो प्रभात। सोहत ओढ़े नील पीत पट श्याम सलोने गात, और श्याम सलोने गात, और एक है नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत जहाँ दिया हुआ है तो ऊपर दे दिया श्याम सलोने गात, तो श्याम कृष्ण का जो सांवला शरीर है उसके लिए कहा है क्या, नीलगिरी पर्वत। तो संकेतित अर्थ जहाँ होता है, यमक अलंकार और प्रेक्षा अलंकार जहाँ भी आए पाते हैं तो वहाँ अविदा शब्द शक्ति होती है। बहुत ही सिंपल होती है, इसको अपन आसानी से पहचान जाते हैं। इसमें लोक प्रचलित अर्थ होते हैं शब्द के। जैसे पशु है तो पशु जानवर के हमारे पास ये आ गया कि पशु घास चर रहा है। हमारे पास ये आ गया है कि बैग थैले में पत्थर भरे हैं, ये आ गया। अब ये पत्थर ही अपने मुख्य अर्थ में ही पत्थर ही भरे होंगे, वस्तु है पत्थर भरे होंगे। पशु जो है इसका एक जो मुख्य अर्थ होता है वो जानवर के लिए होता है, तो जानवर के लिए ही व्यक्त हो रहा है लोक प्रचलित अर्थ इसका। जो लोक प्रचलित हो, मुख्य अर्थ हो, जो व्याकरण या शब्दकोश के अंतर्गत आने वाला हो, वह अर्थ निकलने वाला कहाँ होता है, अविदा शब्द शक्ति में होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल होती है। यदि हमारे पास में पंखा चल रहा है आ गया, अब पंखा चल रहा है हमारे पास, अब पंखा चलता थोड़ी है, पंखा तो घूमता है। तो नहीं घूम चल रहा अपने मुख्य अर्थ में नहीं है। मुख्य अर्थ में क्या होता है, घूमना होता, तो पंखा चल रहा है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। हमारे पास आ गया कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है ये मुख्य अर्थ में नहीं है, क्योंकि कुत्ता का काम भौंकना होता है। तो कुत्ता चिल्ला रहा है कि जगह कुत्ता भौंक रहा है तो यहाँ पे आने वाली है। तो किसे कहते हैं, वह शब्द शक्ति जो वाचक के मुख्यार्थ का बोध कराती है, वह अविदा शब्द शक्ति कहलाती है। इसके अनेक नाम होते हैं, अग्रिमा, मुख्या है, आध्या है, ये इसके अनेक नाम होते हैं। इसका जो शब्द होता है उसे वाचक कहते हैं। इससे निकलने वाला अर्थ संकेतार्थ भी कहलाता है, वाच्यार्थ भी कहलाता है, अभिधेयार्थ भी कहलाता है, मुख्यार्थ भी कहलाता है। इसमें अधिक यमक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ भी होते हैं वहाँ मोस्टली का मतलब 99%, 1% की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली वहाँ पे अविदा शब्द शक्ति काम करती है। तो ये हमारे पास थी अविदा शब्द शक्ति। सिंपल होती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे वाक्य बिल्कुल ऐसा होगा जैसे पढ़ेंगे तुरंत उसका भाव समझ में आ जाएगा, इसका भाव ये निकलेगा। हमारे पास में आ गया कि वह आदमी मूर्ख है, और एक कहा कि वह आदमी गधा है, और वह आदमी मूर्ख है, ये अपने जैसे ही पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ गया कि आदमी मूर्ख है, पागलपन के लक्षण है उसमें। और ये पढ़ा कि वह आदमी गधा है तो समझेगा अरे आदमी गधा कैसे है, तो यहाँ वह आदमी गधा है तो वहाँ पे अविदा नहीं होगी, मुख्य अर्थ का भाव कराएगी तो ये अविदा पाई जाएगी। तो ये हमने अविदा के बारे में देखा। लक्षणा शब्द शक्ति जो है इन सबसे अलग होती है और बहुत अधिक काम आने वाली भी होती है और अधिकांश आती भी रहती है। इसको समझेंगे लक्षणा शब्द शक्ति को। नंबर दूसरी है लक्षणा। लक्षणा का मतलब होता है लक्षण के आधार पर निकलने वाला अर्थ। लक्षण होते हैं लक्षण, जिन्हें अपन गुण कहते हैं, विशेषताएं कहते हैं, कि जहां शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थात गुणों के आधार पर जो अर्थ निकलता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कह लेते हैं। लक्षणा का अर्थ जिस शब्द का निकलता है उस शब्द को लक्षक कहते हैं। उस शब्द का नाम क्या होता है, लक्षक। और निकलने वाला अर्थ क्या होता है, या तो होता है लक्ष्यार्थ, या भी आपको बताया था एक होता है आरोपितार्थ। इस लक्षणा शब्द शक्ति में 3 कंडीशन होती है। 3 कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होता है कै, 3 विशेष होते हैं इसमें। मुख्य अर्थ में बाधा होती है,
मुख्य अर्थ में बाधा हो सकती है, यानी कि मुख्य अर्थ नहीं निकलता उसका, अर्थ में बाधा। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध भी होता है। मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का संबंध। कई बार ऐसा होता है कि नंबर क्या है कि रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पे, रूढ़ि का मतलब होता है परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ निकलना, लक्ष्यार्थ निकलना, ये होता है वहां पे। या तो मुख्य अर्थ में बाधा होती है, मुख्य अर्थ होता है नहीं, हमारे पास में ये आ गया कि सोहन चौकन्ना रहता है, ये आ गया सोहन चौकन्ना रहता है। अब यहाँ पे चौकन्ना का जो मुख्य अर्थ है वो होता है च मानी चार, कन्ना मानी कान वाला, चार कान वाला, इसका मुख्य अर्थ तो ये है। और इसका जो अन्य अर्थ निकालेंगे अपन, विशेष निकालेंगे इसका, तो होता है सावधान, सचेत, सजग, ये। अब यहाँ जो मुख्य ये होता है सोहन चौकन्ना रहता है, इसमें मुख्य अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, इसमें चौकन्ना चार कान वाला, क्योंकि आदमी की चार कान होती ही नहीं है, इसका मुख्य अर्थ तो है नहीं, बल्कि अन्य अर्थ निकल रहा है लक्षण के आधार पे। इसका क्या निकल रहा है? सावधान, सावधान या सचेत निकल रहा है। तो मुख्य अर्थ में बाधा आ गया। मुख्य अर्थ में अगर ऐसा होता सोहन सावधान रहता है तो मुख्य अर्थ दिया हुआ है वहां पे, तो बाधा है ही नहीं है। और सोहन चौकन हमारे पास ये आ गया कि दिनेश तो बैल है, दिनेश तो बैल है। अब बैल का जो मुख्य अर्थ होता है वो जानवर होता है, और बैल का जो लक्षण के आधार पर अर्थ होता है वो मूर्ख होता है। अब यहाँ दिनेश तो बैल है, अब बैल की तरह ना तो इसमें चार पैर है दिनेश के पास, ना दिनेश के पूंछ है, ना सींग है, यानी कि बैल का कोई लक्षण नहीं, बैल का कोई इसमें भाव नहीं है, समानता नहीं है इसमें। हाँ, बैल का गुण उसमें है किसका? मूर्ख होने का, यानी कि इसमें मुख्य अर्थ नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा है और लक्षण के आधार पर अर्थ निकल रहा है। तो पहली कंडीशन जो ये आपको मैंने बताई थी, ये वाली होती है मुख्य अर्थ में बाधा होती है, या तो वहां पे मिलेगा। दूसरा, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का संबंध मिल सकता है, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का संबंध मिल सकता है। जैसे हमारे पास में ये आ गया कि पैसे कमाने लगोगे, तो नॉन मानी नमक, तेल के भाव याद आ जाएंगे। पैसे कमाने लगोगे तो नॉन तेल के भाव याद आ जाएगी। अब नॉन मानी नमक, तेल का मतलब तेल। अब यहाँ पे नमक तेल केवल नमक तेल के लिए नहीं कहा है, नमक तेल का मतलब है घर में काम आने वाली सभी वस्तुएं, चीनी है, चाय है, यानी कि जितनी वस्तु काम आने वाली है वो सबके लिए आ रहा है। अब सबके लिए मतलब कि इसमें नॉन क्या वो और चीज़ें हैं या नमक तेल भी है, तो इसमें नमक तेल भी है और चीज़ें भी हैं। इसमें हमारे पास में आ गया है अपने हाथ पांव बचाकर काम करना। अब ये मुख्य अर्थ तो क्या है? हाथ और पांव। लेकिन क्या वो हाथ और पांव बचाने के लिए कह रहा है यहाँ पर, या हाथ और पांव के साथ शरीर के सभी अंगों को बचाने के लिए कह रहा है? सभी अंग आ रहे हैं इसमें, तो मुख्य अर्थ भी है और अन्य अर्थ भी निकल रहा है, यानी कि अन्य अर्थ को शामिल किया जा रहा है। तो जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का संबंध भी होता है इसमें, जैसे यहाँ पे आया। तीसरा यह है कि रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ निकलना, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ निकलना। अब रूढ़ि किसे कहते हैं अपन? परंपरा। किसे कहते हैं रूढ़ि? अपन परंपरा को कहते हैं।
परंपरा का मतलब क्या होता है, जो सदियों से चली आ रही है। जैसे कि हमारे पास में ये आ गया कि वह तो हरिश्चंद्र है, वह तो हरिश्चंद्र है। हमारे पास ये आ गया है भारत 2 विकेट से जीत गया है। हमारे पास ये आ गया अपने मुंह पर ताला लगा लो, ये हमारे पास में है। अब वह तो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र शब्द रूढ़ होता है किनके लिए, ये एक परंपरा चला रहा है, हरिश्चंद्र उनको कहते हैं सत्यवादी होता है। तो ये शब्द यहाँ पे हरिश्चंद्र के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि सत्यवादी के लिए व्यक्त हो रहा है। तो रूढ़ वाला शब्द है ही, क्यों हरिश्चंद्र रूढ़ है, सत्यवादी के लिए रूढ़ है ही। तो हरिश्चंद्र का अपना मुख्य अर्थ नहीं है, इसका लक्षण है सत्यवादी, लक्षण है सत्यवादी, लेकिन ये परंपरा से चला आ रहा है। तो परंपरा से चला आ रहा है तो ये रूढ़ में है। यहाँ पे भारत 2 विकेट से जीत गया है। अब अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं भारत थोड़ी जीता है, भारत के खिलाड़ी जीते हैं 2 विकेट से। तो ये शब्द रूढ़ हो रहा है, लोग जल्दी में बोलते हैं। तो ये नहीं कहते हैं पूरा बोले कि भारत के खिलाड़ी जीत गए हैं 2 विकेट से, कि भारत 2 विकेट से जीत गया है। अरे भारत तो एक स्थान का नाम है, वो थोड़ा जीता है, भारत के लोग हैं। तो ये रूढ़ हो रहा है शब्द भारत, भारत के लोगों के लिए। तो लोगों के लिए रूढ़ हो रहा, तो ये रूढ़ के आधार पे है। अपने मुंह पर ताला लगा लो, मुंह पे ताला थोड़ी लगता है यहाँ पे, लेकिन ताला लगाना रूढ़ शब्द है। किसके लिए, शांत के लिए। तो ये शब्द रूढ़ है। तो या तो रूढ़ी के आधार पे अर्थ निकलता है या प्रयोजन के आधार पे। प्रयोजन क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके, विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके। जैसे हमारे पास ये आ गया है कि मुख चंद्र है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मुख तो चंद्रमा है। हमारे दिमाग में आएगा, अरे मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है, मुख में चंद्रमा में काफ़ी असमानता है। मुख आदमी का होता है जो धरती पर रहने वाला होता है, चंद्रमा होती है जो कि आकाश में रहने वाला है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है मुख में चंद्रमा जैसी सुंदरता हो सकती है, यानी विशेष प्रयोजन को देख करके, किसी मुख के सुंदर मुंह को देख करके उसे चंद्रमा बनाया गया है। तो विशेष प्रयोजन के आधार पे जब ये अर्थ निकलता है, तो ये 3 प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। या तो मुख्य अर्थ में बाधा होगी तो उसका अलग अर्थ निकलेगा, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का संबंध होगा, रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पे लक्ष्यार्थ का निकलना। तो यदि हमारे पास प्रश्न आ गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति में कितनी स्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है, 3 स्थितियां होती है। नंबर 1 मुख्यार्थ में बाधा, नंबर 2 है मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ, और नंबर 3 रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पे लक्ष्यार्थ निकलना। अब इसकी अपन परिभाषा देखेंगे, किसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा है कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षण के आधार पर, मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षण के आधार पर जो अर्थ निकालने का काम करती है, किसके आधार पर, लक्षण के आधार पे अर्थ निकालने का काम करती है, या जिसके माध्यम से अर्थ निकालने का काम होता है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ में बाधा होने पर भी लक्षण के आधार पे एक अलग ही अन्य अर्थ निकालने का काम करती है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये काम आएगा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, किससे कहते हैं। अभी बोला था वह शब्द शक्ति जो मुख्यार्थ में बाधा होने पर भी लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ निकालने का कार्य करती है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति के अनेक भेद होते हैं, इसको अपन चार्ट के द्वारा समझेंगे। इसके कितने भेद होते हैं, इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। देखिए, एक होती है रूढ़ा लक्षणा,
एक होती है जिसे कहते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद और होते हैं, इसके उपभेद, जिनके नाम है, एक तो होती है गौणी लक्षणा और एक होती है शुद्धा लक्षणा। गौणी के अंतर्गत फिर दो भेद होते हैं, इसके अंतर्गत फिर दो भेद आते हैं। एक होता है जिसका नाम है सारोपा लक्षणा और एक होती है साध्यावसाना। साध्यावसाना लक्षणा। इसी प्रकार क्या शुद्धा के अंतर्गत दो भेद होते हैं, जिसमें एक का नाम है उपादान लक्षणा और एक का नाम होता है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा, ये लक्षणा का पूरा चार्ट होता है, इसके अंतर्गत वैसे अलग से नहीं पूछेगा। अगर यदि हमारे पास में ये आ गया कि मेवाड़ वीर है, ये पूछा जाएगा कि मेवाड़ वीर है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, अपन इसका जवाब दे देंगे कि यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। कोई मेवाड़ तो एक स्थान का नाम है और स्थान में वीर का भाव नहीं होता, स्थान में रहने वाले लोगों में होता है, तो भाव छिपा हुआ है। ये शब्द रूढ़ हो रहा है मेवाड़ किसके लिए, मेवाड़ में रहने वाले लोगों के लिए रूढ़ हो रहा है, वैसे ही रूढ़ा में आएगा। तो ये नहीं देखिए वहाँ रूढ़ा नाम लिखें या प्रयोजनवती लिखें, गौणी लिखें, सारोपा लिखें, क्या लिखें, नहीं, अपन वहाँ पे लक्षणा नाम लिख सकते हैं, हमारा बिल्कुल सही है। ये चार्ट कहाँ काम आएगा, ये कब वहाँ काम आता है, अगर पूछा जाए, अलग से प्रश्न बना दिया जाए कि रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित बताइए। या रूढ़ा लक्षणा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या गौणी में शुद्धा में अंतर क्या होता है, सारोपा में साध्यावसना में अंतर क्या होता है, उपादान में लक्षण लक्षणा में अंतर क्या होता है, तो वहाँ ये काम आएगा। तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम एक एक को पढ़ेंगे फिर वहाँ नहीं लिखाएंगे। स्क्रीनशॉट से क्या मालूम पड़ जाएगा कि आपको कि यहाँ पे इसके ये भेद चल रहे हैं, ये क और ये ख। वापिस ध्यान करो कि इसमें रूढ़ा लक्षणा का कोई भेद नहीं है, प्रयोजनवती का भेद है, गौणी के दो भेद हैं, सारोपा साध्यावसना, शुद्धा लक्षणा के दो भेद हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा। अब इसके बाद आते हैं अपन नंबर एक भेद पर। लक्षणा को तो अपन जान गए, क्या जान गए लक्षणा को, लक्षणा कहाँ कहाँ होती है इसको अपन देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये आ गया, हमारे पास में आ गया है सारा घर तमाशा देखने गया है। एक हमारे पास में आ गया, माना कि यहाँ भरत हंस रविवंश तड़ागा। एक हमारे पास में आ गया, माना कि जैसे कि सोहन ने सामने देखा तो हड्डियों का ढांचा खड़ा था। हमारे पास में ये आ गया, पाप कांप रहा है। हमारे पास ये आ गया है, मेरे हाथ
पत्थर हो गई। यहां अपन देख रहे हैं कि इन सब में लक्षणा शब्द शक्ति है। अभी भेदों भी बात पे चलेंगे, एक बार देखेंगे कैसे है, कहां पे नहीं है। सारा घर तमाशा देखने गया। अब घर तोड़ी गया है, घर में तो फ्रिज भी होता है, घर में तो सोफे भी होते हैं, पलंग भी होता है, सब चीज़, तो वो थोड़ी गए यहाँ पे। सारा घर नहीं गया, घर तो स्थान का नाम है, चल नहीं सकता वो। घर में रहने वाले लोग गए हैं तमाशा देखने। तो सारा घर नहीं, सारे घर में रहने वाले लोग, तो रहने वाले लोग आ गया ना इसमें, भाव छिपा हुआ है, इसमें भाव छिपा हुआ है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। यहाँ देखते हैं भरत हंस रही वंश तड़ागा। ये हंस जो है शब्द रूढ़ होता है किसके लिए? गुण दोष की जांच करने वाले के लिए। वैसे किसके लिए कहा है? भरत जी के लिए कहा है, हंस कहा है यहाँ पे। ये ध्यान करना कि रूपक अलंकार जहाँ होता है, लोकोक्ति मुहावरे जहाँ पर होते हैं, वहाँ लक्षणा होती है। रूपक अलंकार का प्रयोग, लोकोक्ति मुहावरा का प्रयोग यहाँ भरत को रूप दे दिया, हंस का दे दिया, तो यहाँ पे रूपक लक्षणा शब्द शक्ति है। सोहन ने सामने देखा तो हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अब हड्डियों का ढांचा थोड़ी खड़ा है, किसके लिए कहा है हड्डियों का ढांचा? किसी कमजोर आदमी के लिए। तो हड्डियों का ढांचा क्या अपने मुख्य अर्थ में है या अन्य अर्थ में? अन्य अर्थ में है, कमजोर आदमी के लिए। तो यहाँ भी कौन सी है? यहाँ भी कौन सी है? लक्षणा होगी। यहाँ है पाप कांप रहा है। अब पाप तो मन में रहने वाला एक भाव होता है, पाप थोड़ी कांपता है, पाप करने वाले कांपते हैं। पाप को करने वाला कांप रहा है, तो यहाँ अपने मुख्य अर्थ में नहीं है, भाव छिपा हुआ है, रूढ़ हो रहा है। तो यहाँ भी कौन सी लक्षणा है? मेरे हाथ पत्थर हो गए। अरे हाथ पत्थर कैसे हो सकते हैं? हाँ, पत्थर का गुण हो सकता है क्या? कठोर मजबूत। तो पत्थर अपने मुख्य अर्थ में नहीं है, मजबूती के अर्थ में है। तो यहाँ भी कौन सी लक्षणा? तो इस प्रकार अपन लक्षणा के बारे में देखेंगे। लक्षणा में मुख्य अर्थ नहीं होता, लक्षण के आधार पर उसका अन्य अर्थ निकालने का काम करते हैं। अब किस प्रकार, कौन सा उदाहरण किस वेद में जाएगा, इसको हम आने वाले कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस परिभाषा को, इनके जो लक्षण हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछें कि लक्षणा के कितने लक्षण होते हैं, 3 होते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा होती है, मुख्य अर्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध होता है, और रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर अर्थ निकलता है। दूसरा यह है कि लक्षणा के शब्द को हम क्या कहते हैं? लक्षक कहते हैं। लक्षणा से निकलने वाला अर्थ कौन सा होता है? लक्ष्यार्थ या आरोपित अर्थ होता है। लक्षणा में किन अलंकारों का प्रयोग अधिकांश होता है? रूपक अलंकार का। रूपक का भी होता है, और उपमा अलंकार का जो लुप्तोपमा होता है, उपमा का लुप्तोपमा, उस पार्ट का भी यहाँ पे उपयोग होता है। तो रूपक और उपमा, इन 2 अलंकारों का, जैसे यमक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग कहाँ होता है? अभिधा में। तो रूपक और उपमा का प्रयोग कहाँ होता है? लक्षणा में होता है। लोकोक्ति मुहावरे हैं, लोकोक्ति मुहावरे हैं, इनका प्रयोग भी कहाँ होता है? लक्षणा में होता है। बाकी अपन कल के वीडियो में देखेंगे।